स्टडी साइट। तो हमारा अगला चैप्टर है मुद्रा और साख। तो मुद्रा क्या होता है और साख क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, मुद्रा जो होता है वो रुपये पैसे से संबंधित जितनी भी सारी एक्टिविटी होती है जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, हम उन्हें मुद्रा कहते हैं। और साख क्या होता है, ये क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है जैसे कि बैंक से जो हम लोन वगैरह लेते हैं वो हमारा क्या होता है, साख होता है। तो आज हम इस चैप्टर में जितनी भी प्रमुख टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे शुरू में जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई जाती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। विनिमय में दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकता का दोहरा संयोग होना आवश्यक था। मतलब क्या कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, एक व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता है वह कोई दूसरा व्यक्ति पूरा कर दे, और इस व्यक्ति को जो चीज़ दूसरे व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो पहला व्यक्ति पूरा कर दे। मतलब अगर एक व्यक्ति को चीनी चाहिए और दूसरे व्यक्ति को चावल चाहिए तो वो अपना चीनी इसे देगा और ये उसे चावल दे देगा। इसी को हम कहते हैं दोहरा संयोग। तो ये ज़रूरी था, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ना वो वस्तु का विनिमय नहीं हो पाता था। एक व्यक्ति जो कुछ बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता है। तो एक ये था ना कि जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति एक चीज़ को बेच रहा है तो दूसरा व्यक्ति उससे खरीदने की इच्छा रखता है, तभी वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरा संयोग हो पाता। लेकिन मुद्रा को विनिमय का माध्यम बनाया गया। क्यों बनाया गया? मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की अदला बदली की जा सकती है। धन, बैंक के नोट और सिक्के किसी भी रूप में हो सकते हैं। सिक्के और बैंक नोट सामूहिक रूप से होते हैं। मतलब मुद्रा एक ऐसी व्यवस्था हो गई जिसमें कोई संयोग की ज़रूरत नहीं है। हम पैसे देकर कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। आधुनिक मुद्रा के निम्न रूप हैं। वर्तमान समय में जो मुद्रा का यूज किया जा रहा है उसके रूप क्या क्या है। एक तो है ये कागज़ के नोट जो होते हैं वो, जो कि 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया वगैरह का होता है वो। फिर सिक्के होते हैं, मांग जमा होता है और चेक होता है। तो ये सब क्या है, मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। रुपया विनिमय के माध्यम के रूप में निम्न कारणों से स्वीकार किया जाता है। विनिमय मतलब हो गया लेन देन। तो लेन देन के माध्यम के रूप में रुपया का हम यूज करते हैं। किस लिए करते हैं, तो वे हम इन कारणों से करते हैं। मुद्रा के आदान प्रदान के माध्यम के रूप में लेन देन को समय तथा स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब वस्तु विक्रेता को अपनी वस्तुएं किसी विशेष समय व स्थान पर बेचनी पड़ती तथा उसी मूल्य की वस्तु खरीदनी नहीं पड़ती। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मुद्रा ने क्या किया है, अब विनिमय को आसान बना दिया है। अब हम पैसे लेकर किसी भी वस्तु को कहीं भी खरीद सकते हैं। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा को सामान्य रूप से लोगों के द्वारा स्वीकृत किया गया है। मुद्रा का प्रयोग करके वे अपनी ज़रूरत की वस्तुएं तथा सेवाएं खरीद सकते हैं। ठीक है, मतलब मुद्रा का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरत की वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता है। मुद्रा लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। मुद्रा लोगों को क्या करती है, आर्थिक स्वतंत्रता भी देती है। विनिमय माध्यम में रुपया व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है क्योंकि, अब वो कारण देख लिए और यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि करेंसी सरकार द्वारा प्राधिकृत होता है। मतलब व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। रुपया को व्यापक रूप से इसे स्वीकार किया गया है क्योंकि यह सरकार द्वारा प्राधिकृत है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई जो होता है ना, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ही नोट जारी करता है। कानून विनिमय माध्यम के रूप में सरकार में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदे में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। मतलब रुपए कानूनी रूप से मान्य होता है जिससे हम कोई भी सामान के लेन देन में हम यूज कर सकते हैं।
भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से या अपने टकसाल वगैरह में मुद्रा नहीं छाप सकता है। मुद्रा का विकास कैसे हुआ? मुद्रा अभी जिस रूप में हम मुद्रा को देख रहे हैं वो शुरू से कैसे था और उसमें किस तरह से विकास हुआ, इसके बारे में जानते हैं। वस्तु मुद्रा में मुद्रा के रूप में किसी भी वस्तु का प्रयोग किया जाता था। मतलब उसमें कोई फिक्स नहीं था कि फलाने वस्तु को देकर फलाने वस्तु ही ले सकते थे। वो किसी भी रूप में हो सकता था, जैसे कि जानवरों के खाल के रूप में हो सकता था। जानवर के खाल भी मुद्रा हो सकते थे। उसके बाद गाय मुद्रा के रूप में आई, बकरी मुद्रा के रूप में बना। फिर उसके बाद अनाज को मुद्रा के रूप में यूज किया जाने लगा। इसके बाद धातु मुद्रा के रूप में लोहा, तांबा, पित्तल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग होने लगा। पहले इसका आकार अनिश्चित होता था, फिर बाद में निश्चित आकार एवं वजन के शुद्ध धातु के सिक्के प्रचलन में आए। मतलब शुरू में क्या था, तो शुरू में जो देखे हमने कि शुरू में जानवरों के खाल जो थे वो मुद्रा के रूप में आए, फिर गाय आया, बकरी आया, फिर उसके बाद अनाज आए, फिर उसके बाद धातु आए। फिर धातु क्या किया गया, एक निश्चित आकार दिया गया। जैसे अभी के जो सिक्के देखते हैं उसी तरह का वो आकार दिया गया। चांदी के सिक्के हो या सोने के सिक्के हो, उसको आकार में ढाल दिया गया। धातुओं की मात्रा सीमित होने के कारण मुद्रा की मांग को पूरा करने में कठिनाई होने लगी। चूँकि धातु की मात्रा सीमित थी तो कठिनाई होने लगी, इसलिए धातु मुद्रा के स्थान पर पत्र मुद्रा का आविष्कार हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि जब अगर बहुत सारे सिक्के अगर बनाए जाने लगे तो 2000 के लिए सिक्के तो बहुत सारे सिक्के बनने लगेंगे, जबकि ये जो सिक्के बनाने के वाली जो धातु है वो तो कम मात्रा में ही है ना, वो तो सीमित ही है। इसलिए उसके जगह पर क्या किया गया, कागजी मुद्रा का आविष्कार हो गया। अभी जो हमारा कागजी मुद्रा है वो 2 रुपये में हो गया। 2 रुपये का नोट आता है, 5 का आता है, 10 का आता है, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का अभी बंद है, लेकिन ये आता था। फिर 2000 का रुपए के नोट है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। आधुनिक 1 रुपये का जो नोट नहीं होता है, 1 रुपये का जो सिक्का होता है वो जारी करता है, वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। आधुनिक समय में साख मुद्रा का प्रयोग होने लगा, जैसे चेक ड्राफ्ट ये सब क्या है, साख मुद्रा है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेन देन प्रायः साख मुद्रा द्वारा ही की जाती है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होती है वो सब क्रेडिट साख मुद्रा के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद अभी प्लास्टिक मनी के रूप में एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि का प्रयोग किया जाता है। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी क्या है, मुद्रा ही है। इसे हम प्लास्टिक मनी कहते हैं, इसे हम प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाई थी, तो हम जानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था कि एक व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए अगर दूसरा वो चीज़ उसे दे देता है तो बदले में दूसरे व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए वो पहला व्यक्ति उसे देना होगा। तो इसमें क्या था कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव था। जरूरी नहीं कि जो हम सामान जो चाहते वो उसके पास हो या वो जो चाहता है वो हमारे पास हो। तो इसलिए इसमें क्या था, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव था। ऐसी परिस्थितियों का अभाव पाया जाता है जिसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता एक दूसरे के द्वारा पूरी हो। मुद्रा के सामान्य मापक का अभाव। मुद्रा का उस समय कोई मापक नहीं था कि हम अगर एक वस्तु दे रहे हैं तो उसके बदले में दूसरी कितनी वस्तु मिलेगी। एक वस्तु के बदले या किसी वस्तु के निश्चित मात्रा के बदले दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा मिलनी चाहिए यह तय करना कठिन था। अतः मूल्य की माप ठीक ढंग से नहीं हो पाती थी। मान लीजिए कि हम अगर 5 केजी चावल किसी को दे रहे हैं तो बदले में वो चीनी हमें कितना देगा, ये बात ये फिक्स नहीं थी। मतलब ये माप सही तरह से नहीं की जा रही थी। फिर इससे भविष्य में भुगतान में कठिनाई था। अगर हम चावल किसी वस्तुएं नाशवान होने के कारण अधिक समय तक सुरक्षित नहीं हो पाती थी, क्योंकि वस्तुएं क्या हैं, वो तो नाशवान है, वो तो कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाने वाली हैं। जैसे अगर हम किसी को अगर सब्जी के बदले में हम उसे चावल दे रहे हैं और सब्जी को हम कहेंगे कि इसे हम बाद में फिर भुगतान करने के लिए रख ले तो होगा नहीं, वो कुछ समय के बाद क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसमें भविष्य के भुगतान में कठिनाई थी इसमें। फिर उसके बाद आगे आते हैं, वस्तुओं का संचय करना कठिन था, क्योंकि वस्तु को हम कैसे संचय करके रखते तो ये भी कठिन था। भविष्य में भुगतान के लिए वस्तुओं को नहीं रखा जा सकता था।
फिर अगला मूल्य के हस्तांतरण की कठिनाई था कि एक वस्तु को दूसरे वस्तुओं के रूप में कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह देते। वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कठिनाई होती थी। मूल्य के संचय का अभाव भी था। वस्तुएं नाशवान होने के कारण उसे संचित नहीं किया जा सकता था। अब आते हैं मुद्रा का कार्य। मुद्रा का क्या क्या कार्य होता है? पहला कार्य है विनिमय का माध्यम बनना, मतलब किसी वस्तु को खरीदने बेचने का माध्यम मुद्रा होता है। मूल्य का मापक, किसी वस्तु या मुद्रा क्या क्या कार्य करती है? पहला, विनिमय का माध्यम बनना, किसी भी वस्तु को खरीदने बेचने का माध्यम मुद्रा होता है। हम कोई भी वस्तु न मुद्रा की सहायता से हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। दूसरा काम है, दूसरा इसका कार्य है मूल्य का मापक, मतलब किसी भी वस्तु या सेवाओं के मूल्य को मापने में मुद्रा इकाई के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में के रूप में व्यक्त किया जाता है। कोई भी वस्तु हो उसे हम रुपए पैसे में हम उसे व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो 1 रुपये का हो या चाहे वो 1 लाख रुपए का हो। तीसरा कार्य क्या करता है? मूल्य का संचय करना। मनुष्य भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कुछ बचा कर रखना चाहता है, जो मुद्रा के द्वारा संभव होता है। हम चाहते हैं कि भविष्य हमारा अच्छा हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ पैसे को हम भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं, तो ये मुद्रा के रूप में हम बचा कर रख सकते हैं। चौथा काम है विलंबित भुगतान का मान, मतलब आधुनिक समय में बहुत से कार्य उधार पर होते हैं जिनका बाद में मुद्रा में भुगतान कर दिया जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, कहीं से बैंक से हो या किसी आदमी से लेकर उधार लेकर हम अपना काम करते हैं और फिर उसे बाद में रुपए के रूप में हम क्या करते हैं? उसका भुगतान कर देते हैं। पांचवा कार्य है इसका क्रय शक्ति का हस्तांतरण। क्रय शक्ति का हस्तांतरण मतलब मुद्रा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर दूसरे स्थान पर खरीद सकता है। क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, अपना ज़मीन यहाँ से बेचकर और दूसरी जगह ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो लेन देन होगा वो किस में होगा? ये रुपए पैसे में होगा। इसलिए जो मुद्रा होता है वो क्रय शक्ति का भी हस्तांतरण करता है। अब आते हैं हम ऋण के बारे में जानते हैं। जो डेप्ट होता है ये क्या होता है, इसके क्या शर्तें हैं और इसके क्या प्रकार है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ऋण का मतलब होता है उधार। तो ये आखिर होता क्या है? तो ऋण से तात्पर्य एक ऐसी सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं, सेवाएं मुहैया कराता है। मतलब जो साहूकार होता है वो क्या करता है? जो रुपए पैसे मांगने वाला जो कर्जदार है उसे वो धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में कर्जदार से भुगतान कराने का वादा करता है और ये कहता है कि तुम इस पैसे को बाद में हमें भुगतान कर दोगे, और उस पर वो कुछ अपना ब्याज भी लेता है। तो ऋण की सकारात्मक एवं अत्यावश्यक भूमिका है। ऋण का क्या है? सकारात्मक और अत्यावश्यक भूमिका है। कैसे? इसके बारे में जानते हैं। ऋण लोगों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ने में सहायता करता है, जैसे अपने व्यापार को स्थापित करने में, अपनी आय को बढ़ाने में तथा अपने परिवार की मदद करने में। मतलब जब हम किसी से ऋण लेते हैं तो ऋण लेते हैं किस लिए? ताकि हम क्या करें? अपना व्यापार स्थापित कर सके या अपने आय को बढ़ा सके या अपने परिवार की मदद कर सके, तो इसके लिए लेते हैं। कुछ लोगों को ऋण से अपने घर का निर्माण करने में सहायता मिलती है और उन्हें प्रत्येक महीने दिए जाने वाले किराए से आराम मिलता है। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, ऋण लेकर अपना घर बनवाते हैं और फिर उसके बाद में वो पैसे चुका देते हैं। इससे ये होता है कि उन्हें रूम रेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोगों को ऋण से अपने स्तर को बढ़ाने में सहायता मिलती है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, सलीम की उदाहरण लेते हैं। ऋण की सहायता से वह अपनी आमदनी को बढ़ाने में समर्थ हो सका। तो ऋण की सहायता से कैसे आमदनी को हम कैसे बढ़ाएंगे? तो हम उससे कोई बिजनेस वगैरह करेंगे और उससे हम क्या करेंगे? अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतने लाभ के बावजूद भी ऋण का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होता है। तो नकारात्मक भूमिका क्या है? ऋण कर्जदार को एक ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऋण ले लिए
और लेने के बाद वो चुका नहीं पाते हैं, और नहीं जब चुका पाते हैं तो वो कर्ज फिर क्या होता है, उसके लिए मुसीबत साबित हो जाता है। ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेता है। ऋण पर हम क्या होते हैं, जब हम किसी साहूकार से जब हम ऋण लेते हैं तो क्या करते हैं, उस पर हमें कुछ पैसे ब्याज के रूप में भी देने होते हैं, और ये बाद में बढ़ते चला जाता है, जिससे हम उस कर्ज जाल में फंस जाते हैं। उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हो जाती है। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थितियों के खतरे और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। मतलब ऋण हमारे लिए लाभदायक है या नहीं, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर हम ऋण को लिए और लेकर हम उसे अच्छे काम में लगा लिए जिसमें हमें बेनिफिट हुआ था, तो वो हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन अगर वही ऋण लेकर हम किसी ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर हमें फिर लॉस होता है, तो ये ऋण हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अब हम आते हैं आगे, ऋण की शर्तें। ऋण की क्या शर्तें हैं और साख का आधार क्या है। चलिए, ऋण जो होता है ना, वही ऋण या उधार या साख, ये तीनों एक जैसे ही हैं। तो आइए देखते हैं। ऋण अथवा साख ऐसी स्थितियों को निश्चित करता है जिसमें कर्जदार सहमत होता है। ये स्थितियाँ साख की शर्तें कहलाती हैं। तो साख की शर्तें क्या है, मतलब ऐसी स्थितियाँ देना जिसमें कि कर्जदार क्या हो, उससे सहमत हो। तो इसमें निम्नलिखित शामिल है। तो ऋण की शर्तें क्या क्या हैं। पहली शर्तें, ब्याज की एक निश्चित दर। दूसरी शर्तें, यदि कर्जदार भुगतान करने में असफल हो जाता है तो ऋण के भुगतान के लिए ऋण की सुरक्षा के लिए मांगी गई गारंटी, यह गारंटी ऋणाधार कहलाता है। मतलब क्या कि अगर जो ऋण जो लेने वाला है, मतलब जो कर्ज लेने वाला है, अगर वह बाद में भुगतान नहीं कर पाता है तो उसके कर्ज के बदले जो गारंटी दी गई होती है, वह गारंटी हमारा क्या कहलाता है, ऋणाधार कहलाता है। अब आते हैं तीसरा क्या है। ऋणाधार के रूप में भूमि अथवा जायदाद, गाड़ी, खरीफ फसल और बैंक जमा आदि होते हैं। मतलब जो ऋण लेता है वो बदले में गारंटी के रूप में वो क्या दे सकता है, भूमि या जायदाद, गाड़ी या खड़ी फसल हो, या बैंक में जो उसका जमा है वो। कर्जदार को कागजात के रूप में पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार तथा जमा के लिए आय के प्रमाण पत्र जमा कराने होते हैं। मतलब जो कर्ज देने वाला होता है वो क्या करता है, कर्जदार से पहले पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार अथवा जमा की गई आय, इन सब संबंधित कागजात को जमा करवाता है। यदि कर्जदार वापस नहीं कर पाता है तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति करने के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार को बेचने का अधिकार है। अगर वो ऋण देने में असफल होता है तो उसके संपत्ति को बेचने का अधिकार उस कर्जदार के पास होगा। अब हम आते हैं साख पत्र। साख पत्र अलग अलग तरह के होते हैं। उसी में पहला हमारा क्या है, चेक। तो हम जानते हैं चेक के बारे में। चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपए जमा करने वाला देता है कि उसमें लिखित राशि लिखित व्यक्ति को दे दी जाए। चेक का भुगतान करने के लिए चेककर्ता पर धनराशि, दिनांक और अदाता सहित कई विवरण लिखता है और यह आदेश देता है कि हस्ताक्षर करता है कि उल्लेखित धनराशि को इस व्यक्ति या कंपनी को उनके बैंक द्वारा भुगतान कर दिया जाए। तो चेक में क्या होता है, पैसे भरकर, और जो भरने वाला व्यक्ति होता है वो जहाँ पर भेजने वाला होता है उसका नाम पता लिखता है और बैंक को यह आदेश देता है कि वो वहाँ पर पैसे को भेज दिया जाए। दूसरा क्या है, बैंक ड्राफ्ट। ये बैंक ड्राफ्ट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। एक बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक को दिया गया पत्र जिसमें लिखी हुई रकम अंकित व्यक्ति को दी जाती है। मतलब एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को दिया गया पत्र होता है जिसमें लिखी हुई रकम, जितना उस पर रुपए लिखे हुए होते हैं वो दूसरे व्यक्ति को देना होता है। तीसरा है यात्रिक चेक। यात्री चेक यात्रियों को सुविधा के लिए दिया गया चेक जिसमें किसी भी बैंक से लिया जा सकता है। मतलब यात्रियों को सुविधा के लिए जो चेक दिया जाता है जिसे वो किसी भी बैंक से उसे भजा सकता है, तो ये जो होता है वो यात्री चेक होता है। अब हम आते हैं आगे, प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र क्या है, ऐसा पत्र जिसमें अंकित रकम ब्याज सहित निश्चित अवधि में लौटाई जाए। जब हम बैंक से कोई ऋण वगैरह लेते हैं तो उसमें
उससे में हमें एक प्रतिज्ञा पत्र जो एक शपथ लेटर होता है उस पर हमें क्या होता है, हमें साइन करवा ली जाती हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि जो अंकित रकम है वो ब्याज सहित इस अवधि के बाद, मतलब एक अवधि के बाद लौटा देनी है। जैसे हम कुछ रुपए लिए और 5 साल के बाद हमें उसे लौटाना है ब्याज सहित, तो इसके लिए प्रतिज्ञा पत्र पर पहले हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। अब हम आते हैं आगे, भारत में साख के क्षेत्र। भारत में साख जो हम लोग ऋण जो लेते हैं या जो हम कर्ज लेते हैं उससे क्या क्या क्षेत्र है, तो भारत में इसके 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो है औपचारिक क्षेत्रक ऋण। कहने का मतलब औपचारिक मतलब हो गया जो कि हमें बैंक वगैरह से मिलेंगे, और अनौपचारिक क्षेत्रक जो हम साहूकार या किसी व्यक्ति से लेते हैं वो। तो आइए इन दोनों के बीच में देखते हैं क्या है। औपचारिक क्षेत्रक मतलब बैंकों और सरकारी समितियों के लिए कर्ज औपचारिक क्षेत्र से आते हैं, मतलब बैंकों और सहकारी समितियों के लिए जो कर्ज होते हैं या जो हम इनसे कर्ज लेते हैं वो सब हमारा क्या होता है, वो होता है औपचारिक क्षेत्रक। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है, कम ब्याज वसूल करते हैं। ये जो होता है वो कम ब्याज वसूल करता है, मतलब कहने का मतलब जो बैंक है, जो सहकारी समिति है, जो कर्ज देते हैं वो हमारा औपचारिक क्षेत्रक होता है और इस पर नियंत्रण रिजर्व बैंक करता है। और इसके द्वारा जो ब्याज हमें मिलती है, जो हमें ब्याज हमें जो देना होता है वो बहुत कम होता है। अनौपचारिक क्षेत्र में क्या आ गए, इसमें साहूकार आ गए, व्यापारी आ गए, मालिक आ गए, रिश्तेदार आ गए, दोस्त आ गए। इनसे जो हम कर्ज लेते हैं और जो कर्ज लेते हैं ये हमारा अनौपचारिक क्षेत्रक कहलाता है। अनौपचारिक क्षेत्रक में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। ऋणदाता जो ऋण देने वाले होते हैं वो ब्याज की क्या दरें रखते हैं नहीं रखते हैं इस पर कोई रोक टोक नहीं होता है और ये टोटली उन्हीं पर डिपेंड करता है। उसके बाद है अब आते हैं हम आगे, औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इसमें क्या है, ब्याज की दरें जो होती है वो ऊंची होती है, ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऐच्छिक दरों पर ऋण दिया जाता है, मतलब हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा ऋण ले ले, कोई कम ले ले, किसी का 4% पर दे तो कोई 5% पर दे, तो इस तरह की इसमें संभावनाएं होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम कर्ज ले तो ज़्यादातर हम औपचारिक क्षेत्रों से कर्ज लेनी चाहिए। अब हम आते हैं आगे, ऋण के औपचारिक स्रोतों के तुलना में अनौपचारिक स्रोतों को वरीयता दी जाती है, क्योंकि देखिए ऋण के ये अनौपचारिक है, यहाँ पर दोनों औपचारिक ही लिखा है। ऋण के अनौपचारिक स्रोतों की तुलना में औपचारिक स्रोतों को वरीयता दी जाती है, मतलब जब हम ना साहूकार या व्यापारी से ऋण ले उसके बदले में हमें क्या करना चाहिए, हमें बैंकों वगैरह से ऋण लेना चाहिए, क्योंकि औपचारिक स्रोतों के ऋणों की ब्याज दर काफ़ी कम होती है। इसमें हमें सालाना ब्याज दर देने होते हैं, जबकि जो हम साहूकार वगैरह से जो लेते हैं उसमें वो मंथली ब्याज दरें होती हैं। सस्ती ऋण दर से आय में बढ़ोतरी होती है, सस्ती ऋण दर से आय में बढ़ोतरी होगी। फिर है, किसी प्रकार का शोषण नहीं होता है और ऋण का कोई फसाव नहीं होता है। मतलब इसमें क्या है ना कि आप जितना ले रहे हैं पैसा उतना पर ही आपको ऋण देने हैं, जबकि जब हम साहूकार वगैरह से लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जितने पैसे हम लेते हैं वो 1 साल के बाद वो पैसा फिर जुड़ते जाता है और वो एक समय ऐसा आता है जब वो हम पूरी तरह से ऋण के जाल में ही फंस जाते हैं। आते हैं आगे, देश के विकास के लिए सस्ते और सामर्थ्य अनुकूल कर्ज का महत्व। किसी भी देश के विकास के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जो कर्ज देने वाली जो संस्था हो उसकी ब्याज दरें कम होनी चाहिए। क्यों, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जानते हैं। सस्ते और सामर्थ्य अनुकूल कर्जों से आय में वृद्धि होगी, ठीक है। बहुत से लोग विभिन्न प्रकार के आवश्यकताओं की नकल करते हैं। फिर है, बहुत से लोग विभिन्न प्रकार के आवश्यकताओं की नकल करते हैं। सस्ते कर्ज लोगों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कृषि में निवेश हो, चाहे व्यापार करना हो, चाहे लघु उद्योग स्थापित करना हो, इन सब के लिए अगर सस्ता कर्ज है तो हम आराम से कर्ज लेकर और हम क्या कर सकते हैं, कृषि में हो, व्यापार में हो या लघु उद्योग में निवेश कर सकते हैं। अगला क्या है, फिर है, यह अधिक निवेश में समर्थ बनाता है जो आर्थिक गतिविधियों की गति को बढ़ावा देता है।
फिर उसके बाद गरीब किसान और श्रमिकों के लिए औपचारिक क्षेत्रों का ऋण निम्न प्रकार से लाभदायक हो सकता है। जो गरीब किसान हैं या जो मजदूर हैं उनके लिए भी औपचारिक क्षेत्र मतलब बैंक और सहकारी संस्था से जो ऋण ले सकते हैं वो उनके लिए भी लाभदायक हो सकता है। कैसे, इसके बारे में जानते हैं। औपचारिक क्षेत्रों में ऋणों के प्रति किसानों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि वो इसके लिए क्या हो, मतलब जो वो साहूकार के पास जाकर जो ऋण लेते हैं ना, उससे ज़्यादा बेटर है कि वो बैंकों से ऋण ले। ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया थोड़ी आसान होने पर यह आसान और समय पूरी होगी, आसान, तेज और समय से पूरी होगी। अधिक संख्या में राष्ट्रीयकृत बैंकें, सहकारी बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं, बैंक और सहकारी समितियां अपनी ऋण प्रदान करने की सुविधाओं को बढ़ाएगी तथा अनौपचारिक क्षेत्रों पर निर्भरता में कमी आएगी। गरीब किसान और लघु उद्योगों को ऋण का लाभ तभी मिल पाएगा जब औपचारिक क्षेत्र ऋण की आवश्यकताओं को पूरा कर देगा, तब प्रत्येक व्यक्ति औपचारिक क्षेत्र से ही ऋण प्राप्त करेगा। कहने का सीधा मतलब है, अगर औपचारिक क्षेत्र मतलब जैसे बैंक और सहकारी संस्थाएं अगर भरपूर ऋण देगी, अगर पूरा ऋण देगी, तो इससे जो किसान है और जो मजदूर हैं वो साहूकार के पास जाकर ऋण नहीं लेंगे बल्कि बैंकों से ऋण लेंगे, और इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। अब आते हैं बैंक के बारे में जानते हैं। तो अब हम देखते हैं बैंक के बारे में। बैंक क्या होता है? बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैंक के जमाकर्ता को अपनी राशि को निकासी की अनुमति होती है। वे अपने जमा को निकाल सकते हैं और उनके जमा पर ब्याज मिलती है। कर्जदार ऋण लेते हैं और ब्याज सहित लौटाते हैं। बैंक एक प्रकार की संस्था हो गई जो हमारी राशि को अपने यहाँ जमा करते हैं, और जो कर्ज लेना चाहते हैं उन्हें कर्ज भी देते हैं, और फिर कर्ज लेने वाला एक निश्चित समय के बाद ब्याज के साथ वो पैसा लौटाता भी है। व्यावसायिक बैंक के बारे में जानते हैं। व्यावसायिक बैंकों की स्थापना धन को सुरक्षित रखने के लिए की गई, जो ग्राहक को मांग आदेश पर भुगतान करेगी अथवा अन्य तरीके से। दूसरे शब्दों में संस्थाएं जमा स्वीकृत करेगी और उसे व्यावसायिक कहा जाएगा। मतलब ऐसी संस्थाएं जो हमारे पैसों को स्वीकार करेगी, हमारे पैसे को अपने यहाँ जमा रखती है, उन्हें हम व्यावसायिक बैंक कहते हैं। बैंकों में जमा व्यक्तिगत के साथ साथ राष्ट्र के लिए भी हितकारी है। क्यों? बैंकों में जो जमा होता है, जो हमारा पैसा, वो हमारे साथ साथ ना देश के लिए भी हितकारी है, देश के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि बैंक जमा राशियों पर ब्याज के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है। हम जो पैसे जमा करते हैं उस पर हमें क्या होता है, कुछ ब्याज मिलते हैं, और इस प्रकार से लोगों को धन प्राप्त होता है। फिर है, बैंकों के साथ लोगों का धन सुरक्षित रहता है। बैंकों के साथ लोगों का धन सुरक्षित रहता है। जिन लोगों के बैंक में बचत व चालू खाते हैं उनको बैंक से ऋण प्राप्त करने में सुविधा रहती है। गरीब लोग जो उत्पादन से जुड़े हुए हैं उन्हें ऋण की आवश्यकता होती है। बैंकों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। बैंकों द्वारा सरकारी योजनाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे देश के विकास में सहायता मिलती है। बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। इसके बाद है, आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराती है। तो हमने देख लिया कि बैंक क्या क्या करवा सकती है। अब देखते हैं कि बैंक की आवश्यकता आखिर है क्यों। आधुनिक समय में प्रतिदिन आर्थिक कार्यों तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बैंकों की आवश्यकता है। बैंकों की आवश्यकता क्यों है? तो हम दिन प्रतिदिन जो हमारी आर्थिक क्रियाकलाप होती हैं, जो हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उन सब में जो लेन देन होती है वो हम बैंकों के जरिए करते हैं। हम बैंकों से ऋण लेते हैं, हम बैंकों में अपना जमा पूंजी, हम अपने बैंकों में अपने पैसे जमा करते हैं। तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? बैंक की आवश्यकता होती है। बैंक क्या क्या सेवाएं देता है? तो बैंक क्या क्या सेवाएं देगा? बैंक लोगों में बचत की भावना पैदा करता है, बचत को सुरक्षा देता है, बचत पर ब्याज देता है। आवश्यकता पड़ने पर बैंक हमें अपनी जमा राशि निकालने की सुविधा देता है। आवश्यकता पड़ने पर वह गृह ऋण व्यापारियों को ऋण देता है।
अब आते हैं हम, आरबीआई क्या करता है, सभी बैंकों के कार्यप्रणाली पर नज़र बनाए रखता है। तो आरबीआई बैंकों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। क्यों रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। जैसे हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायिक और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करवा रहे, बल्कि छोटे किसान, छोटे उद्योग और छोटे कर्जदारों आदि को भी ऋण देते हैं। होता क्या है, जनरली बैंक जो होता है वो ज़्यादातर व्यवसायिक लोगों को, जो औद्योगिक लोग हैं उन्हें ऋण बहुत ज़्यादा देते हैं, और जो गरीब किसान हैं उन्हें ऋण देने से हिचकते हैं। तो उस पर नज़र रखने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। समय समय पर बैंकों को, भारतीय रिजर्व बैंक को यह जानकारी भी देनी पड़ती है कि कितना और किनको ऋण दे रहे हैं तथा उनकी ब्याज की दरें क्या है। अब बैंक को, रिजर्व बैंक को ये भी बताना होता है कि जो व्यावसायिक बैंक रिजर्व बैंक को बताता है कि हमने कितना और कितना कर्ज दिया और कितने ब्याज दर पर दिए। बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि अनौपचारिक की तुलना में सस्ता होता है। अतः रिजर्व बैंक बैंकों को ऋण देने के लिए निर्देश करती है। रिजर्व बैंक कहती है बैंकों को कि आप ऋण ज़्यादा से ज़्यादा दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखने की आवश्यकता इसलिए है जिसमें देश पूर्ण विकास हो तथा बड़े उद्यमियों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास कार्य सुचारू रूप से चल सके। बड़े उद्यमी क्या करते हैं, बहुत बड़े लेवल पर वो ऋण लेते हैं, जबकि छोटे किसान जो होते हैं या छोटे जो उद्यमी होते हैं उन्हें ऋण ज़्यादा लेवल पर नहीं मिल पाता है। तो अतः रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी को ऋण मिलनी चाहिए और एक निश्चित ब्याज दर पर ऋण मिलनी चाहिए। अब आते हैं स्वयं सहायता समूह क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। हाल ही के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। स्वयं सहायता समूह क्या है? लोग आपस में ही मिलकर एक ऐसा समूह बनाते हैं जो कि अपने खुद के जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए वे किसी से ऋण नहीं लेते, बल्कि आपस में ही ऋण का लेन देन करते हैं। तो ये जो स्वयं सहायता समूह है एक प्रकार की वो संरचना बन चुकी है। अब इसके संरचना में क्या क्या रहता है इसको देखते हैं। ये एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या अधिक हो सकती है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इस कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर लिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब 15 से 20 सदस्य मिलकर एक संस्था बनाते हैं और उस संस्था में वे अपना बचत को नियमित रूप से जमा करते हैं, और फिर जब किसी उन्हीं सदस्यों में से किसी को ऋण की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, ऋण ले लेते हैं, मतलब वो कर्ज ले लेते हैं और उस पर बहुत कम ब्याज लिया जाता है। अगर यही इस तरह से बचत अगर 1-2 साल तक किया जाता है तो जो ये संस्था बन चुकी है ये संस्था बैंक से भी ऋण ले सकती हैं और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के पीछे बुनियादी विचार। ये जो स्वयं सहायता समूह बनाया गया ये जनरली गरीबों का ध्यान रखकर ही बनाया गया था। स्वयं सहायता समूह गरीबों, कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करता है। मतलब उन्हें बहुत कम दर पर ब्याज दिया जाता है। गरीबों को समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में भी मदद करता है। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब हैं उन्हें आपस में जोड़ता है और आपस में जोड़कर उनके बचत को एक जगह जमा किया जाता है और फिर जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि लोग जो गरीब लोग हैं ना वो
साहूकार के कर्ज जाल में नहीं फंस पाते हैं। इसमें महिलाओं की आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाते हैं। स्वयं सहायता समूहों की नियमित बैठकों के जरिए लोगों एक आम मंच मिलता है जहां वो तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा आदि आपस में विचार विमर्श भी करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।